हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में भी है और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में भी है। तो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करवा रहा हूँ और क्वेश्चन बैंक के रूप में मैंने इसको बना दिया है। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं देव सुमन यूनिवर्सिटी के भी और आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी, क्योंकि वहाँ भी एमसीक्यूज है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज हैं। अब तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, आगरा यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज हुआ था अभी जून जुलाई में जब एग्ज़ाम हुए थे, अगस्त में हुए थे। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन है। मैं लिखता भले ही चाहे सीसीएस हूँ, क्योंकि इसमें सीसीएस के मैंने प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी मैंने जो है इसमें सॉल्व करवा रखे हैं। तो पार्ट 1 जो है मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके जो है उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसमें क्वेश्चन बैंक भी बना हुआ है। मैंने क्लास की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर या फ्लेक्सिबल बजट, तो ये सब देख सकते हैं। उसमें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मैं 48 क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में मैं कुछ दिन पहले करवा चुका था, अब उससे आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बैंक मेरे पास सीसीएस यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी दोनों का क्वेश्चन बैंक रेडी है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के 3 पेपर रह गए हैं, तो वो प्रिपेयर हो जाएंगे 10-15 दिन में। बाकी देव सुमन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल मेरे पास में प्रिपेयर हो चुका है। तो आप PDF फाइल मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप सब लोग जो हैं बहुत ले सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल रेट पर। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 फर्स्ट जो है वो श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के नाम से मैंने सेव कर रखा है। अब मैं ये पार्ट नंबर 2 है, तो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसमें 2021 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने जो है वो शामिल कर दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 49 क्वेश्चन है कि बोनस अंशों के निर्गमन से होगा। देखिए, बोनस अंशों के निर्गमन से जो कार्यशील पूंजी होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। यदि वर्तमान वर्ष की कार्यशील पूंजी 50,000 रुपये है और गत वर्ष में यह 50,000 रुपये थी, तो कार्यशील पूंजी में शुद्ध परिवर्तन होगा। तो जो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, जो कार्यशील पूंजी है, इंग्लिश में वर्किंग कैपिटल कहते हैं, तो उसमें 1 लाख रुपए की वृद्धि हो जाएगी, वो उससे बढ़ जाएगी। रोकड़ में से 10,000 लेनदारों का भुगतान किया तो कार्यशील पूंजी में होगी। देखिए, कार्यशील पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब कैश में से 10,000 रुपये आप क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो जो वर्किंग कैपिटल है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा। तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर 1, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए, मेरी PDF फाइल में ये बेनिफिट मिलेगा कि आंसर साथ के साथ इसलिए रखा है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आंसर मत लगाइए, कुछ बच्चे कहते हैं कि आंसर दे दीजिए। एक्चुअली जब हम यूट्यूब पे स्टडी करते हैं तब तो आंसर नहीं लगाने चाहिए, लेकिन जब बच्चे उनकी PDF फाइल परचेज करते हैं, खासकर एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो बच्चों को लास्ट का पेज देखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से आंसर मैं किसी किसी वीडियो में टिक भी लगा देता हूँ, किसी किसी वीडियो में मैं नहीं लगाता हूँ। तो दोनों ही तरह के पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरीके से आपको सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि भाई साथ के साथ कि हमारा आंसर ये है, तो आपको उससे टाइम सेव होगा। आपका प्रैक्टिस सेट जो मैं करवाऊंगा तो वो आपका बिना आंसर लगे हुए मैं करवाऊंगा। 53 है, कोषों के स्रोत से संबंधित नहीं है। तो जो गैर व्यापारिक भुगतान है, ऑप्शन नंबर ए, वो कोषों के स्रोत से संबंधित नहीं होता। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला विवरण है, तो ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन विवरण, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। AS3 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो रिवाइज है, उसके अनुसार पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन है, जो प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन है, तो वो होता है
वित्तीय गतिविधि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है। AS3 जो संशोधित है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 उसका पालन आदेशात्मक है। तो वो होता है कोई भी ऐसा उपक्रम जिनकी बिक्री 50 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। एंटरप्राइज, अरे आइए आइए आइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या कर रहा था? मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चल पढ़ा। फिर शाम कोई को नहीं, कोई आऊंगी, नहीं, बाजार कोई से नहीं। निकल रही थी, मैंने कहा चल तुम्हें नमस्ते करती हुई निकल। अच्छा 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 चल, अच्छा, शाम को आती हूँ, फिर मिलती हूँ। शाम को आ जाओ। हाँ, हाँ, शाम को मिलते हैं। चल कर ले तू। थोड़ा सा ये अपलोड करनी पड़ती है, देखी होंगी वैसे YouTube पे आजकल आती होंगी। तेरी तबीयत ठीक है ना अब? चल रही है गाड़ी, कभी बिगड़ जाती है कभी संभल जाती है। हाँ चल। और कौन है साथ में? है साथ में संजीव जी भी? ये नहीं आए। अच्छा, आज ये सुबह ही आई? नहीं, मैं कल आई थी दिन में। अच्छा, कल दोपहर को आई थी, मासी से तो रात मिलने गई थी, शाम को कल। अच्छा, उधर तो इधर लगा नहीं, बाजार गई थी, मैंने कहा चल यहाँ से चल सबको शाम को आ जाना। राम करती चलूँ। हाँ, और सब ठीक है घर में? कि उपक्रम जिनकी बिक्री 50 करोड़ रुपए से अधिक होती है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण किया जाता है। जो कैश फ्लो एनालिसिस है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए तीनों ही एक्टिविटीज जो हैं वो उसमें शामिल होती हैं, जो संचालन गतिविधियों द्वारा होती हैं, जो वित्तीय गतिविधियों द्वारा होती हैं, जो विनियोजन गतिविधियों द्वारा होती हैं। ऑपरेशन भी हो गया, फाइनेंशियल भी हो गया और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी हो गई। तीनों ही गतिविधियां जो हैं वो होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी, है ना। एक पुरानी मशीन जिसकी लागत 3 लाख रुपए है, उसको 1,40,000 रुपए में सेल कर दिया, बेच दिया, तो इसका जो अपलिखित मूल्य है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, 1,65,000 रुपए है। तो कितनी हानि हुई इसके विक्रय पर? तो ये हानि हुई है आपकी 15,000 रुपए की। ठीक है, 15,000 रुपए की, ध्यान रखेंगे। तो 3 लाख रुपए में से पहले 1,40,000 रुपए, चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त रोकड़ किस गतिविधि से रोकड़ प्रवाह माना गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वित्तीय गतिविधि। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सावधानी बरती गई है आंसर की करेक्शन में, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफी चाहूंगा उसके लिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये हो सकता है, तो फिर मैं उसकी स्टडी करूंगा, क्योंकि प्रूफ रीडिंग होती है, कंप्यूटर वाले लगाते हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है ना। प्रयास पूरा किया जाता है कि किसी भी आंसर की गलती ना हो। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसकी प्लेलिस्ट की स्टडी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से रोकड़ बहिर्वाह यानी जो कैश आउटफ्लो है वो नहीं है। तो वो जो लेनदारों में वृद्धि होती है वो उसका सही आंसर है। महत्वपूर्ण गैर रोकड़ लेन देन शामिल किए जाते हैं। तो देखिए सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ना तो विनियोजन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह शामिल होता है, ना संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह शामिल होता है, और ना ही वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह शामिल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। 62 है कि निम्नलिखित में से रोकड़ अंतर्वाह है जो कैश इनफ्लो नहीं है। तो जो ऋण पत्रों का शोधन होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है, तो वो कैश इनफ्लो नहीं होता। रोकड़ प्रवाह विवरण कौन सी संकल्पना पर आधारित होता है? तो वो कैश पे होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, तो वो होती है अल्पकालीन, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से वित्तीय गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह होता है, तो वो एक लाभांश भुगतान होता है, डिविडेंड पेमेंट होता है। निम्नलिखित में से विनियोजन गतिविधियों का भाग है जो संपत्तियों का विक्रय होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है, तो इंग्लिश में तो हम इन्हें कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब भी कोई बिजनेस फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया जाता है, तो जो एक्सपेंसेस फर्स्ट टाइम किए जाते हैं किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो हम उन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उसमें वृद्धि का परिणाम होता है, तो वो होता है रोकड़ में कमी।
अब देखिए आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि चालू अनुपात जो है वो 3.75 टाइम्स है, कार्यशील पूंजी 5,50,000 है, तो चालू संपत्ति होगी, करंट एसेट्स होगी। फिर आप फार्मूले में रख के इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 7,50,000। स्टूडेंट्स इसकी मेरी अलग से भी वीडियो बनी है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैं क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो उसमें भी एमसीक्यूज तरह के मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो आप मेरी क्लास वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अगर करूँगा तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा वो बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त प्रश्न 68 के आधार पर चालू दायित्व होंगे, तो जो करंट लायबिलिटीज होंगी तो वो होंगी आपकी 2 लाख। रोकड़ प्रवाह विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है, तो जो आर्थिक चिट्ठा होता है बैलेंस शीट होती है, सही आंसर है। रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन वित्तीय नियोजन की उपयोगी तकनीक है, तो यह कथन है, ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। कर्मचारियों को रोकड़ भुगतान कौन सी गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह द्वारा होता है, तो वो संचालन गतिविधियां होती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ खाते का प्रतिस्थापन है, तो ये कथन कैसा है, तो ये कथन असत्य है, ठीक है। रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, तो जो रोकड़ अंतर्वाह नहीं है इसमें आपका कैश इनफ्लो, तो कैश इनफ्लो जो इसमें विनियोगों का क्रय है, जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट है। अच्छा, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 4,80,000, स्टॉक टर्नओवर है आपका 6 टाइम्स, ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका 12,000 रुपये मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक होगा आपका 86,000, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उपयुक्त प्रश्न ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसकी मैं आपको स्टडी नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा कंप्यूटर की मिस्टेक है, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किसका आंसर है, तो मेरे हिसाब से तो ये 75 का ही होना चाहिए, तो कन्फ्यूज़न है, तो मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा। स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात 1:1.5 है, तो विक्रय किए गए माल की लागत 10 लाख रुपए है, तो स्थायी संपत्तियां होंगी, तो देखिए जो स्थायी संपत्तियां होंगी वो होंगी आपकी 15 लाख रुपए की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको दे रहा है अगला क्वेश्चन की प्रश्न संख्या 78, 79, 80, 81 को, ये आपको जो 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो एक ही न्यूमेरिकल दे दिया है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें जैसे 4-5 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो वही दे दिए हैं कि जो करंट रेशियो है वो आपको दे दिया है 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5 और वर्किंग कैपिटल जो है वो 3 लाख रुपए की दे दी है। अब आपको इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो पहले चालू दायित्व बता रहा है आपको करंट लायबिलिटीज, तो वो होगा आपका सही आंसर। देखिए फार्मूले आपको रेशियो एनालिसिस के याद रखने पड़ेंगे, उनकी हेल्प से ही सॉल्व होंगे। मेरी भी क्लास की आप वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी चैप्टर फ्लेक्सिबल बजट वाला चल रहा है और कैश बजट, उसके बाद रेशियो एनालिसिस 10-12 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आप उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका 2 लाख रुपए। अगर आपको चालू संपत्ति की राशि निकालनी हो करंट एसेट्स की, तो वो हो जाएगी आपकी 5 लाख रुपए की। तरल संपत्तियां जो होंगी वो कितनी होंगी, तो वो आंसर होगा आपका 3 लाख रुपए। अच्छा, गैर रोकड़ रुपए जो नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन सा होता है, तो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन माप के अनुसार बनाया जाता है, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय व्यावसायिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो सही आंसर है आपका 3। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं अभी इसमें। सामान्य संचय में हस्तांतरण किस विधि का भाग है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संचालन गतिविधि। कुल विक्रय है आपका 3,50,000 यानी टोटल सेल्स, और ओपनिंग डेटर्स आपके हो गए 65,000, क्लोजिंग डेटर्स आपके हो गए 88,000। तो रोकड़ विक्रय जो कैश सेल्स होगी
वो कितनी होगी। तो देखिए आपका कैश बजट का क्वेश्चन है, इसके लिए आप कैश बजट के एग्जाम्पल्स देखिएगा। मैं भी करवाऊंगा क्लास में, तो 2-4 दिन बाद वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। तो आप अगर जो है इस वीडियो को अगर आप दिसंबर में देख रहे हैं या उसके बाद, तो वो अपलोड हो चुकी होगी, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आंसर आएगा उसका 3,73,000 रुपए। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार संचालन से कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। अगर आपको नेट प्रॉफिट 4,50,000 रुपये दिया है, ओपनिंग स्टॉक 80,000 रुपये दिया है और क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 रुपये दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 5 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, टोटल सेल्स है आपकी 6 लाख रुपए, ओपनिंग डेटर्स हैं आपके 80,000 रुपये, क्लोजिंग डेटर्स हैं आपके 1,20,000 रुपये और जो देनदारों से प्राप्ति है ना, रिसीप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, तो वो 2,80,000 रुपये। तो कैश सेल्स कितनी होगी? कैश सेल्स होगी आपकी 2,80,000 रुपये। ये स्टूडेंट्स आपको बेसिक आइडिया देने के लिए क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है इन्हीं के बीच में, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं कि आपको ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो आप 1 मिनट में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा। एक कंपनी में निम्नलिखित विशेष है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का वो दे रखा है 60,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का 4,20,000 रुपये। तो वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने प्रारंभिक विनियोगों में से जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें से 50% इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये के प्रॉफिट पर सेल कर दिए। तो विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह होगा, तो जो कैश फ्लो होगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, तो वो कितना होगा? वो होगा 3,90,000 रुपये। स्टॉक का मूल्य क्या होगा? स्टॉक का मूल्य होगा, इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो स्टॉक का मूल्य होगा आपका 2 लाख रुपए का। शुद्ध लाभ से क्या आशय? देखिए आपसे अब नेट प्रॉफिट का फार्मूला पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। एक मशीन जिसकी लागत 4 लाख रुपए है और उस पर संकलित हराज जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 2,40,000 रुपये है, उसे 1 लाख रुपए में सेल कर दिया गया। मशीन खाते का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो 9 लाख, ओपनिंग तो हो गया 9,60,000 और क्लोजिंग हो गया 10,60,000 रुपये। तो हरास के लिए आयोजन खाते का जो प्रारंभिक और अंतिम या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो है आपका 3,60,000 रुपये और 5,60,000 रुपये। तो नई मशीन अगर परचेज करनी हो तो उसका मूल्य क्या होगा? तो वो होगा 5 लाख रुपए। ठीक है, इसी क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको देखना हो अगला क्वेश्चन कि प्रश्न संख्या 91 के अनुसार मशीनरी के विक्रय पर हानि होगी, तो वो होगी आपकी 60,000 रुपये पर। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इनकी स्टडी करिएगा। धीरे धीरे जैसे ही मौका लगेगा तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कराता रहूँगा। तो ये एक्चुअली जो मिक्स क्वेश्चन बैंक है, ये कुछ इसका चैप्टर वाइज भी मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए तैयार किया है और वो डेफ सुमन में भी काम आएगा। तो जहाँ जहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सो लगभग सारे चैप्टर सेम ही होते हैं। तो ये जो है आपका मिसलिनियस है, और जो एक और क्वेश्चन बैंक मैंने तैयार किया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए, तो वो चैप्टर वाइज भी है और बाद में उसमें प्रैक्टिस सेट भी है। तो कई तरीके के क्वेश्चन बैंक जो हैं वो तैयार किए हैं। अगर आप सारे इकट्ठे लेना चाहें तो वो भी मुझसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।